आज के वीडियो लेक्चर सेशन में हम डिस्कस करने जाएंगे आइसोटोप के बारे में। आइसोटोप क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, हमारे डेली लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एप्लीकेशंस है, इन सारे टॉपिक्स को हम देखेंगे। ये जो वीडियो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 4 है आपके अप्लाइड केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट का। और हम लोग यहाँ पे आइसोटोप में 3 चीज़ें देखेंगे कि आइसोटोप क्या होता है, ठीक, आइसोटोप का प्रॉपर्टी क्या है और आइसोटोप का एप्लीकेशंस हमारे डेली लाइफ में क्या क्या है। इन तीनों टॉपिक का ब्रीफ डिस्कशन हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए आइसोटोप होता क्या है। जब हमने किसी एलिमेंट का खोज करने की कोशिश किया तो हमें ऑक्सीजन तो मिला, लेकिन एक ऑक्सीजन ऐसा मिला जिसका एटॉमिक वेट 16 था और दूसरा ऑक्सीजन ऐसा मिला जिसका एटॉमिक वेट 17 था और तीसरा ऑक्सीजन ऐसा मिला जिसका एटॉमिक वेट 18 था। मतलब हमारे नेचर में, हमारे एटमॉस्फेयर में 3 तरह का ऑक्सीजन मिला जिसका तीनों का एटॉमिक मास डिफरेंट था, लेकिन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम था, मतलब तीनों ऑक्सीजन ही था। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने आइसोटोप का कंसेप्ट लाया। आइसोटोप का मतलब होता है कि एक ही एलिमेंट के कुछ एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, वैसे एटम्स को आइसोटोप कहा गया। मतलब आइसोटोप्स आर जनरली द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो यहाँ पर हमने इस पॉइंट को मेंशन किया है। तो हमने यहाँ पर इस पॉइंट को मेंशन किया है कि आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, ऐसे ही कार्बन जब हम डिस्कवर करने गए तो हमें 2 तरह का कार्बन मिला। एक कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 था और दूसरा कार्बन मिला जिसका एटॉमिक मास 14 था। तो अब क्या करें भाई, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आइसोटोप है हमारे पास। आइसोटोप तो वो कहता है कि एक ही एलिमेंट का कुछ एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। अब ये आइसोटोप होता कैसे, हमें पता है एटॉमिक नंबर को डिफाइन करने के लिए हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को देखते हैं एटम में और उस नंबर के बेसिस पर एटम को एक एटॉमिक नंबर प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट के एटम में कांस्टेंट होगा। तो चेंज क्या हो रहा है भाई, क्योंकि यहाँ तो वेट चेंज हो रहा है और वेट इज इक्वल टू न्यूट्रॉन पर प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन कांस्टेंट है तो न्यूट्रॉन ही वेरी करता होगा और तब जा करके आइसोटोप का फॉर्मेशन होता। तो आइसोटोप एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं केवल इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता, वो चेंज होगा तो एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा और जब एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा तो फिर आइसोटोप का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है। सबसे पहला होता है हाइड्रोजन 1,1, दूसरा होता है हाइड्रोजन 1,2 और तीसरा होता है हाइड्रोजन 1,3। इस हाइड्रोजन के आइसोटोप को हम हाइड्रोजन कहते हैं, मतलब ये ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन के आइसोटोप को हम ड्यूटेरियम कहते हैं। ठीक है, ये हेवी होता है, दिस वन इज ऑर्डिनरी। और जो थर्ड वन हाइड्रोजन का आइसोटोप है उसको कहते हैं हम ट्राइटियम। ट्राइटियम ये जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का ये रेडियो एक्टिव होता है। कोई भी एलिमेंट का एटम रेडियो एक्टिव तभी होगा जब उसमें लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। ठीक है, तो समझते हैं कि हाइड्रोजन का जो ट्राइटियम आइसोटोप है ये रेडियो एक्टिव क्यों होता है। तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। सभी में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 1, क्योंकि सभी का एटॉमिक नंबर, सभी हाइड्रोजन ही है तो
सभी में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम ही होंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होता है, इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, 1 + 0 1। ड्यूटेरियम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 होता है, इसीलिए ड्यूटेरियम का जो एटॉमिक वेट है 2, ये 1 + 1 2 हो जाता है। अगर ट्राइटियम की बात की जाए तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 1 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 होता है, इसलिए यहाँ पर ट्राइटियम का जो एटॉमिक मास है वो 3 होता है। इतना क्लियर है। अब ये जो ट्राइटियम है ये रेडियो एक्टिव क्यों है? तो आप देख सकते हो इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन है। यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या जो है नंबर ज़्यादा है प्रोटॉन से, और जब बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात की जाएगी तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और जब न्यूट्रॉन लार्ज नंबर में होते हैं तो वो कुछ रे इमिट करते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा रेज, और इस प्रकार वो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं कार्बन। तो हमारे नेचर में 2 तरह का कार्बन पाया जाता है, एक C12 और दूसरा C14। ठीक है। जो C12 कार्बन होता है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 होता है, और जा कर के 6 + 6 12 एटॉमिक वेट होता है कार्बन का। C14 जो होता है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं हो रहा है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 होता है, और 8 + 6 14 इस कार्बन के आइसोटोप का एटॉमिक वेट होता है। ठीक ऐसे ही बात की जाए अगर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का 3 आइसोटोप होता है। पहला आइसोटोप को हम कहते हैं O816, सेकेंड आइसोटोप O817 और थर्ड आइसोटोप O818 होता है। अब जो फर्स्ट आइसोटोप है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, सभी में नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ही है और एटॉमिक नंबर तो कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 8। जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे 8 होगा, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 9 होता है, और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10 होता है। मतलब इस ऑक्सीजन के आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8, इस ऑक्सीजन के आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 9, और इस ऑक्सीजन के आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10 है। ठीक ऐसे ही क्लोरीन भी हमारे नेचर में 2 तरह का पाया जाता है, एक क्लोरीन 17 और 35 और दूसरा क्लोरीन 17 और 37। ठीक है। तो ये जो आइसोटोप है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये 18 होता है। और इस आइसोटोप की अगर बात की जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो 20 होता है। ठीक है। तब जा करके इसका एटॉमिक मास 37 और यहाँ पे इन दोनों को सम करेंगे तो एटॉमिक मास 35 होता है। तो ये कुछ आइसोटोप्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो ये आइसोटोप अगर एग्जिस्ट करते हैं तो जो भी फ्रैक्शन एटॉमिक मास होता है उस कॉन्सेप्ट का आंसर आइसोटोप से हमें मिलता है। ठीक है। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 है, क्लोरीन का एटॉमिक मास यहाँ 37 है, तो 2 तरह के क्लोरीन नेचर में पाए जाते हैं। तो दोनों के मास का एवरेज जब हम निकालते हैं तो वो फ्रैक्शन में आता है, डेसिमल में आता है, और इस प्रकार क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 आता है। ठीक। यहाँ भी दोनों कार्बन के मास को हम एवरेज ले लेते हैं, तो एवरेज हम लेते हैं और एटॉमिक मास पता करते हैं, और इस प्रकार एटॉमिक मास डेसिमल में होता है। अब आइसोटोप की हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा प्रॉपर्टी, उससे हम प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखिए आइसोटोप हमेशा सेम एलिमेंट के होते हैं। ठीक।
ठीक है। तो आइसोटॉप्स आर ऑफ सेम एलिमेंट, इतना सही है। आइसोटॉप्स हैज सेम एटॉमिक नंबर एंड नेक्स्ट वन इज आइसोटॉप्स हैज डिफरेंट एटॉमिक मास। नेक्स्ट वन इज isotopes are differ in number of proton। ठीक है। अगर और बात की जाए आइसोटॉप की प्रॉपर्टी की, तो आइसोटॉप्स हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज अच्छा, यहाँ पे ये जानने की आवश्यकता है कि कैसे आइसोटॉप का सेम केमिकल प्रॉपर्टी होता है। तो आप देखो यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं चेंज हो रहा है और किसी भी एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं चेंज हो रहा है, प्रोटॉन का नंबर नहीं चेंज हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं चेंज हो रहा है किसी एटम में, तो उस एटम का केमिकल प्रॉपर्टी भी नहीं चेंज हो सकता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में केवल एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं और चूंकि यहाँ पर एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक, ऐसे ही आइसोटॉप्स हैज़ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये आइसोटॉप के कुछ प्रॉपर्टीज थे जो हमने जाना। अब हम देखते हैं आइसोटॉप्स के कुछ एप्लीकेशंस को जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो एनर्जी का फील्ड हो, चाहे वो इंडस्ट्री का फील्ड हो, एक्सेट्रा। तो आइए देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप के एप्लीकेशंस बहुत सारे फील्ड में हैं, जैसे कि इंडस्ट्री के फील्ड में है, जियोलॉजिकल डेटिंग के फील्ड में है, कार्बन डेटिंग के फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में तो इसका ब्रॉड एप्लीकेशन देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट्स को जो कि ये एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप को बेस्ट तरीके से एलोबरेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या होता है। थोड़ा हिंट मैंने पहले दिया था कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वैसे आइसोटोप्स होते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। तो अगर किसी आइसोटोप में लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं तो वे अल्फ़ा बीटा गामा रेज इमिट करेंगे और इस प्रकार ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस होगा और हम उस आइसोटोप को रेडियो एक्टिव आइसोटोप के कैटेगरी में डाल देंगे। तो ऐसे जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं ये बहुत काम के होते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है जो कि हमारे डिफरेंट फील्ड में हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा ही यूजफुल होता है। तो आइए कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। अभी हमने कहा कि लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा तो क्या होगा, तो आइसोटोप हैविंग लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर अनस्टेबल। किसी आइसोटोप में लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है तो वो अनस्टेबल है और इस प्रकार वो अल्फ़ा बीटा गामा रेज कंटिन्यूअसली इमिट करते रहते हैं, निकालते रहते हैं। तो इस तरह के आइसोटोप्स को हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के कैटेगरी में रखते हैं। अब ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं इनका कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है जो कि हमें डिफरेंट फील्ड में इनका ब्रॉड यूज देखने को मिलता है। अब बारी बारी से हम देखते हैं कि अलग अलग फील्ड में आइसोटोप्स का, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का या फिर कॉमन आइसोटोप्स का भी क्या यूज है। सबसे पहले यूरेनियम 235 आइसोटोप की बात हम करते हैं। यूरेनियम का U235 आइसोटोप है जो कि न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, न्यूक्लियर फ्यूल फॉर पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक्सेट्रा। मेडिकल फील्ड में आइसोटोप्स का बहुत ब्रॉड यूज है, जैसे कोबाल्ट 16। ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है और चूँकि कार्बन कोबाल्ट ये कोबाल्ट है CO, इट इज़ CO60। कोबाल्ट 60
कुछ गामा रेज इमिट करते हैं और वो गामा रेज कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनको मार देता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, ऐसे ही फॉस्फोरस का 32P32 आइसोटॉप्स ल्यूकेमिया डिजीज़ के ट्रीटमेंट में काम आता है। आयोडीन 131 आइसोटॉप थायराइड के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। अब कुछ ऐसे आइसोटॉप्स भी हैं जो कि ट्रेसर की तरह यूज किए जाते हैं। ट्रेसर का मतलब हुआ कुछ ट्रेस करने के लिए, कुछ पता लगाने के लिए। तो सम आइसोटॉप्स आर यूज्ड एज ट्रेसर विच आर यूज्ड टू डिटेक्ट व्हाट प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर, ब्लड क्लॉट्स एक्सेट्रा। कहीं ट्यूमर है, कहीं ब्लड क्लॉट्स है, माइनर है, हमें पता नहीं चल रहा है, तो हम रेडियो आइसोटॉप्स का हेल्प लेंगे और ट्यूमर, ब्लड क्लॉट्स एक्सेट्रा को हम डिटेक्ट कर पाएंगे। ऐसे ही कार्बन डेटिंग में यूज किया जाता है आइसोटॉप्स को फॉर फाइंडिंग द एज ऑफ फॉसिल्स। मतलब जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनका बहुत पहले का सैंपल पड़ा हुआ है, तो हमें पता करना है कि ये कितना साल पुराना है, तो हम कार्बन डेटिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे। कार्बन डेटिंग एक टेक्निक है जिससे कि फॉसिल्स का एज पता लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे जियोलॉजिकल डेटिंग में यूज़ किया जाता है आइसोटॉप को, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को। और जियोलॉजिकल डेटिंग भी एक टेक्निक है जिससे माउंटेन्स और रॉक्स का एज पता किया जाता है। कोई पहाड़, कोई माउंटेन कितना पुराना है, कोई रॉक कितना पुराना है, कब का है, ये सब पता लगाया जाता है। इंडस्ट्री में भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का यूज़ किया जाता है। और ये यूज कैसे होगा, तो अगर कहीं अंडरग्राउंड पाइप है, उस पाइप में या तो गैस फ्लो हो रहा होगा, या तो ऑयल फ्लो हो रहा होगा, या तो वाटर फ्लो हो रहा होगा। अब चूँकि अंडरग्राउंड पाइप है, वहाँ पर कहीं एक छिद्र हो जाए तो हम पता नहीं लगा पाएंगे कहाँ पे छिद्र हुआ और कहाँ से पानी निकल रहा है, ऑयल निकल रहा है या गैस निकल रहा है। तो हम क्या करते हैं, उस पाइप में रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को छोड़ देते हैं, वो कुछ रेज को इमिट करते हैं और वो रेज उस छिद्र से निकलता है जहाँ से लीकेज है, और इस प्रकार हमें पता चल जाता है कि कहाँ से लीकेज। ठीक है, आइसोटॉप्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट लीकेज इन अंडरग्राउंड ऑयल पाइप, गैस पाइप एंड वाटर पाइप इटीसी। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।